परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि। आज के सत्र में पढ़ेंगे अयादि संधि। सबसे पहले हमारा उद्देश्य होता है कि अयादि संधि की पहचान क्या है। जो भी संधि पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले संधि की पहचान करते हैं कि अयादि संधि कहाँ पर होती है और इसके बाद देखते हैं कि अयादि संधि का सूत्र क्या है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले पहचान करते हैं अयादि संधि कब होगी। देखिए मित्रों, मैंने दो पद यहाँ पर लिए हैं, चे धन अन, चे धन अन। और कभी भी आप संधि को करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप पूर्व वर्ण और पर वर्ण को निकाल लीजिए। जहाँ पर संधि होनी है उन वर्णों को आप पहले निकाल लीजिए, जिससे आपको एक पता चल सके कि संधि कौन सी होनी है। तो यहाँ पर जब आप चे का अंतिम वर्ण लेंगे तो आप देखेंगे ए है। क्या है? ए। और यहाँ पर जब आप दूसरे शब्द का पहला अक्षर लेंगे तो अ है। अब आपको पता चल गया ए और अ का यहाँ पर मेल होना है और इन दो वर्णों में ए पूर्व वर्ण है और अ पर वर्ण है। जब भी आप पूर्व वर्ण और पर वर्ण को निकाल लेंगे तभी आप संधि की पहचान तुरंत कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा उदाहरण है। यहाँ पर नए का अंतिम अक्षर क्या है? अय है। और इधर इस पद का पहला अक्षर क्या है? ए है। तो बंधुओं, यहाँ पर पूर्व वर्ण ए है, यहाँ पर पूर्व वर्ण अय है, यहाँ पर परवर्ण अ है, यहाँ पर परवर्ण ई है। तो पूर्व वर्ण और परवर्ण को निकालते ही आपको पहचान करनी होगी कि कौन सी संधि है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको स्मरण कराता हूँ कि संधि में जब आप स्वर संधि खास तौर से दोनों पदों में से जब आपने दोनों स्वर निकाल लिए तो आपने देखा कि दोनों स्वर हैं। यदि दोनों स्वर हैं तो निश्चित रूप से स्वर संधि होगी। अब विचार करना है कि स्वर संधि में कौन सी संधि होगी। तो आपको स्मरण करा देता हूँ। मैंने यहाँ पर स्वरों को लिखा है जिससे कि आपको बता सकूं कब किस संधि में कौन सी शर्त होती है। बंधुओं, ये जो अ और आ है ये पूर्व वर्ण में जब होगा, कब होगा? पूर्व वर्ण में। जब अ अथवा आ पूर्व वर्ण में होगा तो निश्चित रूप से या तो गुण संधि होगी या आपकी वृद्धि संधि होगी। गुण संधि और वृद्धि संधि, ये आप ध्यान रखेंगे कि गुण संधि और वृद्धि संधि में पूर्व वर्ण अ अथवा आ होता है, अथवा दीर्घ संधि में दोनों तरफ यदि सवर्ण है स्वर तब आप दीर्घ संधि करेंगे। दीर्घ संधि चूंकि सरल है उसके नियम पर विचार नहीं करते, केवल गुण, यण, वृद्धि और अयादि में जो भ्रम है उसे दूर करने का मेरा प्रयास है। तो जो गुण संधि है और जो वृद्धि संधि है उसमें पूर्व वर्ण कौन होगा? अ अथवा आ होगा, ये निश्चित है। अब आपने यहाँ पर देखा कि पूर्व वर्ण में आ नहीं है। अब पूर्व वर्ण में आ नहीं है, इसका मतलब ना तो गुण संधि हो सकती है और ना ही वृद्धि संधि हो सकती है। अब दूसरी बात विचार करते हैं। क्या? यदि पूर्व वर्ण इनमें से कोई है, यदि पूर्व वर्ण इन चार स्वरों में से कोई है, ये चारों स्वर इक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इन चार स्वरों में से यदि पूर्व वर्ण है, यहाँ पर इन चार स्वरों में से पूर्व वर्ण नहीं है। यदि इन चार स्वरों में से पूर्व वर्ण होता तो बंधुओं कौन सी संधि होती? यण संधि होती। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यण संधि भी नहीं है, तो गुण भी नहीं है, यण भी नहीं है, वृद्धि भी नहीं है। तो अब आपको क्या विचार करना है कि पूर्व वर्ण ए है और मैंने आपको बताया है, पहले भी बता चुका हूं कई बार कि ए, ऐ, ओ, औ यदि पूर्व वर्ण हो, ए, ऐ, ओ, औ
यदि पूर्व वर्ण हो और पर वर्ण कोई भी स्वर हो तो निश्चित रूप से अयादि संधि होगी। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर अय है, और इन चार स्वरों में से ही जब पूर्व वर्ण होगा तभी अयादि संधि होगी। यह तय है मित्रों। बस आपको यह देखना है कि पर वर्ण स्वर अवश्य होना चाहिए। यहाँ पर यह शर्त नहीं है कि पर वर्ण सवर्ण हो अथवा असवर्ण हो। इस प्रकार का कोई भ्रम अयादि संधि में नहीं है। सवर्ण भी स्वर परे हो सकता है। तात्पर्य क्या है? यदि यहाँ पर ए है और पर वर्ण भी अगर ए होता तो भी आपकी संधि अयादि ही होती। मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगा अभी। हरे धन ए, तो बाद में बताऊंगा। जैसे ले लीजिए, समझने के लिए आप देख लीजिए, यदि हरे धन ए में आप संधि करते तो हरे का अंतिम वर्ण क्या है? ए है। इधर क्या है? ए है। ऐसी कंडीशन में ए पूर्व वर्ण है और ए परवर्ण है। यहाँ पर सवर्ण होते हुए भी आप देख लीजिए कि पूर्व वर्ण यदि इन चार स्वरों में से है और पीछे कोई भी स्वर हो तो अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। उदाहरण आया है। अब आपको आगे की बात बताता हूँ। यह तो आपने की पहचान कि जब आप संधि करेंगे तो आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सी संधि होगी। अंदाज में या तुक्का लगाने पर गलत हो सकती है। तो जब आपको पक्का पहचान हो जाएगी यहाँ अयादि संधि करनी है, तब आप सूत्र पर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? सूत्र पर। और सूत्र के आधार पर देखेंगे कि इस संधि में होता क्या है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर मैंने सूत्र को लिखा है एचो अयवा या वह। एचो अयवा या वह। अब इस सूत्र का एक तरीके से हम कहें तो मुझे ऑपरेशन करना है। इस सूत्र को भली प्रकार से विचार कर लेना है जिससे कि आप इसके का जो मंतव्य है उसको समझ सकें। जैसे सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा एच। ये जो एच प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं यह आपको समझना होगा। मैंने प्रत्याहार पर कई वीडियो बनाए हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगा लिंक को। आप माहेश्वर सूत्र को भी समझ सकते हैं, प्रत्याहारों को भी समझ सकते हैं और देखते देखते कुछ ही मिनटों में माहेश्वर सूत्रों को याद भी कर सकते हैं। तो एच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो वर्ण कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। एच प्रत्याहार में ए, ओंग, ऐ, औच चार वर्ण आते हैं, चार स्वर आते हैं। उन चारों स्वरों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर जब आप सूत्र के आधार पर जाएंगे तो कैसे होगा? ए, ओ, अंग, ऐ, औ, चा। ए, ओ, ऐ, औ। यहाँ पर चूंकि इस तरीके से मैंने ए, ऐ को साथ लिखा था, ओ, औ को साथ लिखा था, तो यहाँ पर भी मैंने ए, ऐ को साथ लिख दिया है, ओ और औ को साथ लिख दिया है। जब माहेश्वर सूत्र के आधार पर आप वर्णों को निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा? ए, ओ, ऐ, औ। इस तरीके से निकलेगा। तो मित्रों, चार वर्ण एच प्रत्याहार में आते हैं। आप संक्षिप्त रूप से इतना ही जान लीजिए। कौन से चार वर्ण जो यहाँ पर लिखे हैं और वही मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब ये तो हो गया एच। इतना आपने समझ लिया कि इस सूत्र में एच का मतलब ये चार स्वर है। ठीक है। अब आगे का हिस्सा देखते हैं कि आगे के हिस्से में क्या बात है। तो सबसे पहले बंधुओं, ये जो अवग्रह है, इस अवग्रह को लेते हुए या ले लेंगे तो आपका निकलेगा ऐ। ठीक है। आ और या, ऐ। यहाँ पर स्वर को छोड़ देंगे, या में जो ह्रस्व आ है उसे छोड़ देंगे और या में हलंत लगा लेंगे तो आप देखिए ऐसे निकलेगा आ और या। आ और या को लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है ऐ। क्या लिख दिया है? ऐ। ठीक है। इस तरीके से आप सबसे पहला जो आपने यहाँ पर समझना है क्या है? ए के स्थान पर ऐ हो जाता है। ये सूत्र कह रहा है
एच में ए के स्थान पर क्या हो जाता है, अय हो जाता है। अब देखिए यहाँ में हल चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ में हल चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर ह्रस्व आ शेष है। तो उस ह्रस्व आ को लेते हुए इतना हिस्सा हम ले लेंगे, ह्रस्व आ यहाँ से ले लेंगे और वा को यहाँ से ले लेंगे, तो क्या निकलेगा, अब क्या निकलेगा, आ और वा अब हलंत लगा के रखेंगे। तो आप मित्रों समझ लीजिए ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा। ये जो आ और वा अब है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आ और वा अब, ठीक है। तो अब यहाँ पर हल चिन्ह लगा दिया है। हल चिन्ह लगने का मतलब है कि यहाँ पर जो दीर्घ स्वर है वो छोड़ दिया है, क्योंकि वो आगे काम आएगा। तो अय और अब दो वर्ण निकल गए, अय अब। तो अय को ए के स्थान पर अय हो जाता है और ओ के स्थान पर अब हो जाता है। आपने भली प्रकार जान लिया इन दोनों को। अब आगे चलते हैं। अब क्या है, देखिए यहाँ पर स्वर को मैंने छोड़ दिया था, तो कौन सा स्वर छोड़ा था, दीर्घ आ। दीर्घ आ छोड़ा था, तो दीर्घ आ आपने ये ले लिया और यहाँ से क्या ले लिया, यकार। तो देखिए दीर्घ आ और यकार ले लिया तो क्या बना, आय, ठीक है। इसी आय को मैंने यहाँ पर ले लिया, आय के स्थान पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। तो तीन आदेश आपने देख लिए, कितने आदेश, तीन। ए के स्थान पर अय आदेश हो जाता है, ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाता है और अय के स्थान पर आय आदेश हो जाता है। अब चौथा आदेश क्या है उसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने हल चिन्ह लगाया है, हल चिन्ह लगाने का मतलब है अब स्वर यहाँ पर शेष है, तो आ और वा को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, दीर्घ आ और वकार को ले लेंगे। जब दीर्घ आ और वकार को लेंगे तो क्या बनेगा, आव बनेगा। अब ये जो आव है उस आव को देखिए, औ के स्थान पर आदेश हो जाएगा आव। तो मित्रों अब आपने जो चार आदेश हैं इस सूत्र के आधार पर उनको समझ लिया। अय अब आय आव, अय अब आय आव। अब ए को अय हो जाता है, ओ को अब हो जाता है, अय को आय हो जाता है और औ को आव हो जाता है। इस प्रकार ए ऐ ओ इन चार स्वरों को अर्थात पूर्व वर्ण को आदेश होगा अयादि संधि में। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, जब आपको मैंने एण संधि पढ़ाई थी तो कहा था एण संधि और अयादि संधि में पूर्व वर्ण को आदेश होता है। आप इसको नोट कर लें दिमाग में कि एण संधि और अयादि संधि में पूर्व वर्ण को आदेश होता है, पर वर्ण को कोई आदेश नहीं होता। तो पूर्व वर्ण ही चार होंगे, इन चार वर्णों पर कौन कौन सा आदेश होगा वो आपको पता चल गया। तो सूत्र के आधार पर आपने जान लिया ए जो चार हैं, ए ओ ऐ औ, इन चार को क्रमशः, यदि आप देखें इस तरीके से नोट कर लें, कैसे, देखिए एक तो हो गया ए, यहाँ पर हो गया ओ, यहाँ पर हो गया ऐ और ये हो गया ए ओ ऐ औ। माहेश्वर सूत्र के आधार पर जब एच प्रत्याहार को निकालेंगे तो ए ओ ऐ औ इस क्रम से निकलेंगे। तो इसी क्रम से यहाँ पर आदेश हो गया है। ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आ। तो क्रमशः आदेश होगा। और ये ध्यान रखेंगे कि इन स्वरों के अर्थात पूर्व वर्ण के पीछे जो पर वर्ण है स्वर अवश्य होना चाहिए। अब आपने देखा ऐ, आय, अब, आ। अब इन चारों में एक खास बात है, वो क्या है, देखिए यहाँ पर यकार है, यकार है अंत में, यहाँ वकार है अंत में। तो अंत में या है, यहाँ पर हो जाएगा यांत। यहाँ पर अंत में वा है तो यहाँ पर हो जाएगा वांत। तो यांत वांत आदेश। तो यहाँ पर देखिए मैंने संधि का नाम लिखा है क्या, यांत वांत आदेश संधि। तो यांत वांत आदेश संधि इसी संधि को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यकार है अंत में, देखिए यहाँ पर
दोनों में या अंत में है और यहाँ पर दोनों में हुआ अंत में है। तो यांत वांत आदेश संधि हो गई। अभी आपको एक बात और बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, खास तौर से जो संस्कृत के साथ छात्र हैं उनके लिए बहुत समझना जरूरी है। अभी आपने इन 4 बातों को जान लिया कि यांत वांत आदेश संधि क्यों कहते हैं। अब जो नामकरण है आपने देखा अयादि संधि, आप पढ़ते हैं ना अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि आप पढ़ते हैं। हो सकता है आप लोगों में से भी जानते हो और हो सकता है इस बात को ना जानते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा। क्यों अयादि संधि का जो नामकरण है वह क्यों हुआ है उसको समझ लीजिए। अयादि संधि को अयादि संधि इसलिए कहते हैं क्योंकि अय आदि, जरा समझेंगे मेरी बात को समझिए, अय आदि। तो अय को जो निर्देश है, अय का तात्पर्य है इस अय से, अय अर्थात अय, और आदि से तात्पर्य है ये तीनों। ठीक है, तो अय से तो ये हो गया अर्थात, और आदि से किसको समझेंगे, अब आय और आव को। तो अय और शेष जो 3 हैं वो आदि के अंतर्गत आ गए, इसलिए इस संधि का नाम हो गया अय आदि। तो अयादि संधि किसे कहते हैं, जिसमें ए को अय आदेश होता है और ओ को अब आदेश होता है और अय को आय आदेश होता है और औ को आव आदेश होता है, उसे अय आदि संधि कहते हैं। तो आपने अयादि संधि का नामकरण भी समझ लिया, यांत वांत आदेश संधि का जो नामकरण है वह भी आपने समझ लिया। अब आपको समझना है कि इसके उदाहरणों को कैसे करेंगे। सबसे कठिन संधियों में अयादि संधि मानी जाती है। मेरे अनुसार यदि आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत ही सरलता से संधि को कर लेंगे। धैर्य से मेरी बात को समझिएगा। देखिए अब हम चलते हैं यहाँ पर। आपने 2 पूर्व वर्ण और परवर्ण निकाल लिए थे। अभी मैंने कहा था यहाँ पर आदेश केवल पूर्व वर्ण को होगा। तो यहाँ पर जो ए है, इस ए के स्थान पर आदेश हो गया एचो अयवायावः, सूत्र से अय आदेश हो गया। क्या आदेश हो गया, ए के स्थान पर अय आदेश हो गया। तो ए के स्थान पर अय आदेश आपने कर लिया, ए के स्थान पर हो गया अय। इधर आपका जो का त्यों आप ले लीजिए, क्योंकि परवर्ण में कोई आदेश नहीं है, यह केवल आगे वाला जो आदेश हुआ है उसमें परवर्ण अर्थात जो स्वर होगा वो जुड़ जाएगा, बस। अब आप एक बात यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, क्या, जब आपने स्वर को निकाला था चे में से, तो चे में से जब स्वर को निकाला था तो यहाँ पर बचा क्या था, उसको लिख लीजिए। यहाँ पर बचा था च, हल चिन्ह लगाकर रखेंगे। तो च अलग हो गया, ए अलग हो गया था, तो ए के स्थान पर अय आदेश हो गया था। अब यहाँ पर भी आप च को ऐसे लिख लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, आदेश आपने लिख दिया है, अब केवल जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ चा में हल चिन्ह है अर्थात हलंत है, तो जो ह्रस्व आ है, ह्रस्व आ चा में चला जाएगा। जब ह्रस्व आ चा में चला जाएगा, चा का हलंत हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यकार है, यकार में हल चिन्ह है, इसके पीछे आ है, तो आ जो स्वर है वो या में चला जाएगा। तो बंधु या में आ जाता है तो या का हल चिन्ह भी हट जाता है, बचा क्या ना। तो यह देखिए आपने इस संधि को कर लिया, चयन बना, चे धनन बराबर चयन, कितनी सरलता से बन गया। बस आप पूर्व वर्ण को निकालिए, पूर्व वर्ण के स्थान पर आदेश करिए और जोड़ दीजिए। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर आपने पूर्व वर्ण को निकाला तो था अय, पर वर्ण ई है, शर्त यही है कि पीछे कोई स्वर अवश्य हो। अब आपको क्या करना है, अय के स्थान पर आय आदेश होता है, अय के स्थान पर आदेश होता है आय। तो यहाँ पर देखिए अय के स्थान पर आय आदेश हो गया, उसे आप लिख लीजिए।
नियम याद रखेंगे तो सरलता रहेगी। पीछे आपका ई है, इसे ज्यों का त्यों लिख दीजिए, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये केवल आगे जुड़ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, जब आपने नए में से आई को निकाला था तो बचा क्या था? ना। हलचिन्ह, ना में हलचिन्ह लगा के रखेंगे। अब हलचिन्ह लगा है अर्थात अय जो आपने अलग किया है, अय के स्थान पर आय आदेश हो गया। अब अय के स्थान पर आय आदेश हो गया, यहाँ पर न पहले से था। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको केवल जोड़ देना है। अब आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ दीर्घ आ है, दीर्घ आ ना में चला जाएगा और दीर्घ आ का चिन्ह लग जाएगा। ना हल चिन्ह है, स्वर इसमें आ गया। अब क्या करना है? या बचा। या के परे क्या है? ह्रस्वी है। अब ह्रस्वी यहाँ पर हल चिन्ह है, इसलिए ई की मात्रा या में आ जाएगी। ई की मात्रा जब या में आएगी तो इस तरीके से लिखा जाएगा और बचा हुआ हिस्सा आप ऐसे लिख दीजिए। तो मित्रों, यह संधि करने के पश्चात आपने देखा नायिका बन गया। अब आपने दो उदाहरणों को अभी समझ लिया है और किस प्रकार से पूर्ण वर्ण आदेश हुआ और संधि हो गई। यहाँ पर भी इस संधि को समझ लीजिए, थोड़ा सा कम जगह है लेकिन समझ लीजिए। हरे में अंतिम वर्ण क्या है? ए। इधर क्या है? ए। अब पूर्व वर्ण पर आदेश होगा। कहाँ पर आदेश होगा? पूर्व वर्ण पर आदेश होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पूर्व वर्ण ए के स्थान पर क्या आदेश है? अय। ठीक है, ए के स्थान पर अय आदेश हो गया। अब यहाँ पर देखिए, हरे में से जब ए निकाला था, हरे में से जब ए निकाला था तो बचा क्या था? हर। रा में हल चिन्ह लगा दीजिए, रा में हलंत लग जाएगा और ए अलग कर दिया। इस ए के स्थान पर अय आदेश हो गया। अब बंधु मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसी बात को क्रम से। क्या? हर में हल चिन्ह हो गया, ए के स्थान पर अय हो गया। अलग कलर से लिख देता हूँ, ए आपका आदेश है, ए के स्थान पर अय आदेश और इसके पीछे ए है। ठीक है, तो हर ए को अय हो गया और ए पीछे। अब क्या करना है? आपको केवल एडजस्ट कर देना है आपस में। यहाँ पर हा रा में हल चिन्ह है, उसके पीछे आ स्वर है, तो आ स्वर रा में चला जाएगा। ठीक है, आ जो है रा में चला गया। इसके पीछे क्या है? या है, या में हल चिन्ह है और हल चिन्ह के पीछे क्या है? ए स्वर है और ए स्वर की मात्रा बंधुओं क्या होती है? ए होती है। बस इस मात्रा को आप यहाँ पर लगा देंगे और क्या बन जाएगा? हरे। आप यदि रूप पढ़ेंगे, शब्द रूप पढ़ेंगे तो हरि के रूप में जब चतुर्थी व्यक्ति में जाएंगे एक वचन में तो आपको हरे रूप मिलता है। तो हरे धने, यहाँ पर हरे रूप बनेगा जो कि अयादि संधि का उदाहरण होगा। एक भ्रम है, उसे जरूर निकाल दीजिए। क्या? ए प्लस ए। यहाँ पर ए प्लस ए था, ये दोनों सवर्ण हैं, ए और ए, तो यहाँ पर दीर्घ संधि तो नहीं हो सकती। बंधुओं, याद करना है, आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले भी बताया था जब दीर्घ संधि पढ़ाई थी, दीर्घ संधि इनमें कभी नहीं होती। इन चार वर्णों में अर्थात एच प्रत्याहार में दीर्घ संधि नहीं होती है। इसलिए गांठ बांध लीजिए, ए और ए समान वर्ण होते हुए भी दीर्घ संधि का नियम यहाँ पर लागू नहीं होता। ठीक है, तो आपने 3 उदाहरणों को समझ लिया। अब मैं आपके सामने कुछ और उदाहरण लाता हूँ, खास तौर पर ओ और औ के। इन 2 उदाहरणों के आधार पर आपको बताता हूँ। देखिए मित्रों, मैंने आपके लिए कुछ और उदाहरण यहाँ पर लिख दिए हैं, अभ्यास के लिए भी कुछ उदाहरण लिख दिए हैं और आपको कुछ समझाना भी है। सबसे पहले आप इन उदाहरणों को देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि संस्कृत में इस संधि में एक विकल्प भी है। वो विकल्प क्या है
बहुत जरूरी है आपको समझना। सबसे पहले इन उदाहरणों को देखते हैं। ओ धन इत्र, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको संधि करनी हो सबसे पहले पूर्व वर्ण और पर वर्ण को निकालिए। पूर्व वर्ण को आप निकालेंगे, ओ का अंतिम अक्षर क्या है, ओ है। इधर आपका क्या है, ई है। पूरा का पूरा लिख लेता हूँ क्योंकि पर वर्ण क्या है, ई है। इधर ओ को जब अलग किया तो पा में हल चिन्ह लग गया। ठीक है, स्वर हटते ही व्यंजन में हलंत लग जाता है और स्वर अलग हो गया। अब आपको ये देखना है, पूर्व वर्ण ओ है, पर वर्ण ए है। जब भी पूर्व वर्ण ए ओ में से कोई हो, इन 4 स्वरों में से यदि पूर्व वर्ण होता है और पर वर्ण कोई स्वर है तो निश्चित रूप से अयादि संधि होगी। यहाँ पर ओ है और पर वर्ण स्वर है तो अयादि संधि का नियम लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से आपको समझा दिया है। एच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, ए ओ ए औ, 4 वर्ण आते हैं। तो ए के स्थान पर अय आदेश हो जाता है, आ और या अय। ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाता है, आ और व अब। अय के स्थान पर आय आदेश हो जाता है, आ या आय। औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है, आ व आव। जब आप भली प्रकार से विच्छेद करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये 4 आदेश हुए हैं। यहाँ पर कौन सा आदेश होगा, ओ। तो देखिए, ओ के स्थान पर क्या होता है, अब होता है। ठीक है, तो ओ के स्थान पर अब हो गया, अलग कर लिए। बाकी जो का तुम आप लिख दीजिए, आपको कुछ नहीं करना, केवल आदेश को ध्यान रखना है। अब आपको आपस में इनको जोड़ देना है। क्या करना है, पा में अ है, हल चिन्ह है, आ पा में चला जाएगा, पा का हलंत हट जाएगा। वा है, वा में हलंत है, ई की मात्रा वा में आ जाएगी, ई की मात्रा वा में आ गई। पीछे क्या है, त्र है, ये कर लीजिए, आपका संधि हो गई पवित्र, जो कि अयादि संधि के अंतर्गत आती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पौ का अंतिम अक्षर क्या है, औ। औ ले लिया, इधर क्या है आपका अ। जब हम पूर्व वर्ण और पर वर्ण को निकालेंगे तो जैसे ही 4 वर्णों में से कोई स्वर है और पीछे कोई भी स्वर हो तो निश्चित रूप से अयादि संधि है। अयादि संधि का नियम लगाएंगे। औ के स्थान पर क्या हो जाता है, औ के स्थान पर हो जाता है आव। बस इसी बात को आप ध्यान रखेंगे, औ को आव हो जाएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर आप ज्यों का त्यों लिख लीजिए, आ का अक, और पौ में से जब औ निकाला था क्या बचा था, पाल चिन्ह। यहाँ पर पा का हंत लगा लीजिए। अब दीर्घा है, दीर्घा पा में चला जाएगा तो चिन्ह लग जाएगा, दीर्घा का डंडा लग जाएगा। इधर वा है, ह्रस्व आप परे है, ह्रस्व आ जो है वो पा में वा में चला जाएगा और वा का हलन हट जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, क, पावक। संधि हो गई पावक। कौन संधि हुई, अयादि संधि। यहाँ पर देखते हैं विष्णु, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, खासतौर से संस्कृत में मिलता है। देखिए, विष्णु का अंतिम पद क्या है, ओ। इधर क्या है, ए। आगे यदि ए ओ ए हो तो आदेश होगा पूर्व वर्ण पर, पीछे स्वर होने पर। अब क्या हुआ, ओ के स्थान पर क्या करना है, अब। आओ कर लिया, अरे ए है, जो का त्यों लिख लीजिए। इधर क्या बचा, ओ को यहाँ पर लिख लिया तो क्या बचा था। इस तरीके से आप ध्यान से लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। स्वर निकलते ही विष्णु में अड़ा हलंत हो जाएगा, उसको यहाँ पर भी लिख लीजिए जिससे कि आप आसानी से जोड़ सकें। अब देखिए, जब आप जोड़ेंगे तो इतना हिस्सा तो आपने लिख लिया। हलंत है, जो हरस्वा है, हरस्वा अणा में चला जाएगा, हलंत हट गया। और वा लिख लिया, और ए जो है, ए की मात्रा ऐसे लगती है तो इस पर लगा दीजिए। तो आपका उदाहरण बन गया
विष्णुवे। विष्णु का जब चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में आप रूप बनाएंगे तो विष्णुवे बनता है, वही विष्णुवे आपका बन गया। अब देखिए, आपने जब उदाहरणों को बनाया तो आपने एक चीज नोट की होगी। क्या नोट की? पहचान समझ लीजिए आप ऐसे भी, या व, इन चारों आदेश में केवल 2 अक्षर हैं, एक या और एक वा, बस। अब आप ध्यान करें तो देखिए, यहाँ पर वा है, यहाँ पर भी वा है और यहाँ पर भी वा है। अभी और उदाहरण आप बनाएंगे तो या तो या होगा या वा होगा। तो जब भी आप संधि करेंगे तो ये आपको दिखाई जरूर देगा। अयादि संधि में या और वा होता ही है। अब कुछ उदाहरण अलग से आप देखिए। नय धन अक, जब आप बनाएंगे, मैंने यहाँ पर इसलिए लिखे हैं, कुछ आप भी अपने आप करिए, क्योंकि केवल सुनते रहने से नहीं बनेगा। आप भी जब अपनी कलम चलाएंगे तब आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और अभ्यास होगा। तो प्रैक्टिस कर लीजिए। नए धनक जब आप जोड़ेंगे नायक बनेगा, लेकिन ऐसे ना लिखिए, इसी क्रम से करिए। विधाय धन अक विधायक बनेगा, सही से जोड़कर देख लीजिए। विनय धनक विनायक बनेगा, गणेश जी का नाम। से धनन सयन बनेगा। गय धनिका गायिका बनेगा। बोधनन भोधन अन भवन बनेगा। गय धनन गायन बनेगा और धव धन अक धावक बनेगा, धावक। और यहीं पर यदि धव धन इका है तो बनेगा धाविका। अब देखिए बंधु, आपको क्या करना है, जितना अभ्यास करेंगे देखते ही आप संधि को भी पहचानेंगे और देखते ही आप, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब आप अभ्यास कर लेंगे, बहुत अभ्यास कर लेंगे, तो आपको ये जोड़ना नहीं पड़ेगा, आप देखते ही स्वतः जोड़ने लगेंगे। इतना यदि अभ्यास हो गया तो मेरा पढ़ाना सफल होगा कि आप देखते ही संधि को जोड़ सकें। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना है। आपको क्या करना है, नियम से सीखते रहिए, क्रम से सीखते रहिए, और जब आप अभ्यास करते रहेंगे तब आप उसी कंडीशन पर पहुंच जाएंगे। नय धनक अर्थात नायक। तुरंत आपको देखना है अय, यहाँ पर अय है तो आय होगा, तो जब आय होगा तो नायक ही बनेगा। और देखिए यहाँ पर विनय धनक है, अय है तो आय ही होगा, विनायक बनेगा। तो आप समझ लेंगे यदि मंतव्य को, तो आप स्वतः संधि को करेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण बताता हूँ, संस्कृत के आधार पर विकल्प प्रस्तुत होता है, तो वहां पर 2 उदाहरण सही हो सकते हैं आपके जोड़ने के पश्चात। तो जो लोग संस्कृत के हैं वो 2 मिनट मेरी बात को और सुन लें। देखिए, संस्कृत के छात्रों के लिए अयादि संधि के उदाहरणों में खास तौर से एक विकल्प मिलता है। उस विकल्प पर भविष्य में जब लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर जब बात करेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी प्रकरण चल रहा है तो संक्षिप्त रूप से समझ लीजिए। सूत्र है लोपः साकल्यस्य। इस सूत्र के आधार पर एक विकल्प बनता है। सूत्र का जो नियम है वह क्या कहता है कि यदि या अथवा वाक्य पूर्व में ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ है, या और वाक्य पूर्व में, देखिए या और वा, यकार और वकार से पहले आ है ही, तो इस उदाहरण में तो जो भी आदेश हुआ है वहां पर पूर्व में अ अवश्य है। और नियम यह है कि परवर्ण यदि अस प्रत्याहार में से हो तो विकल्प है। तो कैसे विकल्प है उसे समझ लीजिए, बाकी सूत्र के आधार पर चर्चा बाद में कर लेंगे आराम से। अभी आप पहले तो सिद्धि कीजिए जिस आधार पर अभी तक हम कर रहे थे। जैसे फल धन फले धन इच्छा, यहाँ पर अंतिम वर्ण निकालिए तो क्या निकलेगा ए, यहाँ पर निकालिए पूर्व वर्ण ई। देखिए, एक इस सूत्र के आधार पर एक बात और है, विकल्प तभी होगा जब अंत में पद हो। तो ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए पदांत है, इच्छा, आगतः, उत्कंठा। जब पद अंत में होगा, अस प्रत्याहार का वर्ण होगा, तभी विकल्प होगा। ये बात और थी नियम में।
अभी क्या है, आपने निकाला पूर्ववर्ण और परवर्ण। अब पूर्ववर्ण निकालते ही आपने विचार किया कौन सी संधि होगी। यदि इन चार स्वरों में से कोई स्वर है, पीछे कोई भी स्वर हो, तो अयादि संधि होगी। अयादि संधि का नियम लगा दीजिए, एक के स्थान पर अय हो जाता है। ठीक है, इधर आपका क्या है, ज्यों का त्यों लिख दीजिए। आप पूरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि पर वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब ए यहां से निकला था तो बचा क्या था, फल। ला में हलंत लगा लीजिए। अब देखिए, इस कंडीशन में आकर के आप जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, जो हरस्व है वो ला में चला जाएगा, ई स्वर है वो या में चली जाएगी, और ज्यों का त्यों लिख। ये तो आपकी फले इच्छा, आपका अयादि संधि का उदाहरण हो गया। अब आपको बताना है कि विकल्प कैसे है। उसके लिए आप इस शब्द को आपने ऐसे जोड़ लिया, आप ऐसे लिख लीजिए। कितना, फले इच्छा। पहले इतना जोड़ लीजिए, जो ए को अय आदेश हुआ है, ए को अय आदेश होने पर क्या बनेगा, फलय बनेगा। ए को अय आदेश होने पर फलय बन गया, इच्छा आपने ज्यों का त्यों लिख दिया। यहाँ पर आकर के बंधु विकल्प है। क्या विकल्प है कि आप तो आपको इस तरीके से लिख दीजिए, फलय इच्छा, अथवा आपको क्या करना है कि ये जो या है उस या का लोप कर सकते हैं। लोपा साकल्य सूत्र से आपके पास विकल्प है, तो क्या लिखा जाएगा, फल इच्छा। यह है आपकी, या तो आप फल इच्छा लिख दीजिए, चाहे फल इच्छा लिख दीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि इस संधि में दो विकल्प आपके पास थे, इस तरीके से लिखना अथवा ऐसे लिखना। क्योंकि कभी कभी आपसे संधि कराई जाएगी, संधि कराई, अयादि संधि भी थी, और आपने देखा कि इन चार विकल्पों में फल इच्छा तो कहीं है ही नहीं। अब आपने देखा यहाँ पर तो जो संधि बन रही है वो है ही नहीं। तो आप ये भी देख लीजिए कि चार विकल्पों में से कहीं ऐसा तो नहीं है, लोपा साकल्य सूत्र के आधार पर फल इच्छा तो नहीं लिखा है कहीं। तो आप समझ जाएंगे कि बहुत ही गूढ़ प्रश्न आपसे पूछा गया है और सही कर लेंगे। तो अभी आप इसी बात को और समझ लीजिए, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको फिर से। देखिए, जने का अंतिम वर्ण क्या है, ए। इधर क्या है आपका, उत्कंठा। यहाँ पर आप पूरा का पूरा ले सकते हैं, क्योंकि पर वर्ण में परिवर्तन ही नहीं होना, बस एडजस्ट होना है। इधर आपने जब जने में से ए निकाल लिया था तो क्या बचा था, जन में न हलन। अब ए के स्थान पर अय आदेश हो गया ना, ए के स्थान पर अय आदेश हो गया। बाकी आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए, कुछ नहीं करना, केवल आदेश को ध्यान रखना है। अब आप उस आधार पर करिए, इस विकल्प के आधार पर मैं पहले समझाना चाहता हूं। क्या, पहले इतना जोड़ दीजिए, केवल इतना हिस्सा, तो क्या आएगा, जन। ठीक है बंधु, यहां पर भी आपको हलंत रखना था। ठीक है बंधु, फलय में इसी प्रकार जनय में यहां पर भी आपको हलंत रखना है। उत्कंठा लिख दीजिए। अब देखना है आपको ये कि इतना आपने जोड़ा, जनय उत्कंठा। इस कंडीशन में आकर के लोपा साकल्य सूत्र क्या कहता है कि यदि या के पूर्व आ है, या से पूर्व आ स्वर है, ना में कौन सा स्वर है, ह्रस्व आ है, तो या से पूर्व यदि आ है और पीछे अस प्रत्याहार का वर्ण है तो या का लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर या का लोप हो जाएगा, और या का लोप होने के पश्चात आपने लिखा जन उत्कंठा। यह संधि हो गई। अब आप कहेंगे संधि तो हुई नहीं है, और फिर भी संधि हो गई। तो यहाँ पर लोपा साकल्य सूत्र से विकल्प है कि या का लोप कर देंगे और जन उत्कंठा लिखा जाएगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आ रू मिला के गुण संधि अर्थात जनोत्कंठा मत करिएगा, क्योंकि ऐसा भी नियम है कि यदि मध्य में स्थित
व्यंजन अथवा विसर्ग का लोप होने पर संधि नहीं की जाती है। क्या है? मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग का लोप होने पर संधि नहीं की जाती है अधिकांशतः। ठीक है, तो यहाँ पर या का लोप हो गया और जन उत्कंठा लिख दिया, यहाँ पर आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात क्या, ये तो एक उदाहरण हो गया विकल्प आपका, और वास्तव में आपको जब ये जोड़ना था तो कौन सा उदाहरण बनता? तो क्या बनता? देखिए मैं आपको जोड़ रहा हूं, तो ज न या, यहाँ पर लिख लीजिए ज न आ ना में चला गया और ऊ जो है वो या में चला गया, ऊ या में चला गया, बाकी साफ साफ लिख दीजिए। ठीक है, जनित कंठा। अब आपके पास दो विकल्प हो गए संधि के, कि ये भी सही है और लोपा साकल्य सूत्र से ये भी सही है। तो आप देख लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, लेकिन विकल्प तभी आएगा जब पीछे पद होगा। पद होने पर भी ऐसा विकल्प आपको करना है, अन्यथा आपका ये उदाहरण ठीक है और मौके पर आपको ये पता होना चाहिए। एक उदाहरण और है, रात्रौ आगता। यहाँ पर क्या है? औ। इधर क्या है? आगतः। औ को निकाल लेंगे तो बचेगा क्या मित्रों? रात्र में हल चिन्ह। ठीक है, औ के स्थान पर क्या हो गया? आग। औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आग। ठीक, अब आप लिख दीजिए ऐसे, आगतः, यहां आपने जो का तो लिख दिया रात। अब सबसे पहले तो आप इतना हिस्सा जोड़ लीजिए, क्या आएगा? रात्राव। बार बार बताने से क्या फायदा, मैं वही बता रहा हूं, दीर्घ इसमें लग जाएगा और वहां में हल चिन्ह लगा हुआ है। इधर आपका क्या आ गया? आगतः। तो रात्राव आगतः। ऐसा जब आप देखें, पीछे पद है, वा से पहले आ स्वर है, तब लोपा साकल्य सूत्र से हमारे वा का जो लोप है वो हमारे पास प्राप्त होता है। तो वा का लोप कर देंगे और वा का लोप करने के बाद आपका उदाहरण बनेगा रात्रा और आगतः। और ये उदाहरण बिल्कुल सही है, आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है। यदि आपसे रात्रो आगता जुड़वाया जाए और आपके सामने ये लिखा हो तो ये ठीक है। कैसे बना है? वा का लोप कर दिया है। अब जब आप लोप नहीं करेंगे तब आपका बनेगा, क्या बनेगा? रात्रा, वहां में दीर्घा लग जाएगा और गतः। इस प्रकार से आपका उदाहरण बनेगा। तो ये भी सही है और ये विकल्प भी सही है। तो इस प्रकार मित्रों आपने कई उदाहरण देख लिए कि अयादि संधि में किस तरीके से आपको संधि करनी है और कैसे संस्कृत में एक विकल्प भी आपके सामने प्रस्तुत है। आज के सत्र में अयादि संधि के विषय में पर्याप्त चर्चा कर ली है। भविष्य में कभी जब पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा कर लेंगे, पुस्तक के आधार पर देख लेंगे। तो मित्रों आज के सत्र में आपको अयादि संधि के विषय में पढ़ करके कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ नया मिला हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और शेयर भी। साथ में निवेदन है, जो लोग नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे आगे आने वाले जितने वीडियो हैं बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपको तुरंत उनका नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा और आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो मैं कुछ ना कुछ खास आपको देता रहूंगा। कृपया हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के सत्र में इतना ही।
धन्यवाद। नमस्ते समम।